जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है ना? जी सर, वालेकुम अस्सलाम। हम्म चलें, अपने बाकी क्लास फेलोज से भी बोलें क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आज ज्वाइन करें जल्दी से। जी जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें फिर। वेट कर लिया हमने स्टूडेंट्स के लिए। जी फहद मलिक, क्या कहना चाहते हो बेटा आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो असाइनमेंट मैंने बनाई थी लेकिन ना मैं टाइम पे अपलोड करना भूल गया था, तो मैंने आपको मेल कर दी थी। चलो देखते हैं उस बारे में। ओके सर। जी बेटा, अटेंडेंस। आशिर मसूद, आशिर मसूद है यहाँ पे। अबू बकर, प्रेजेंट। अदनान, अदनान, अली हमजा, प्रेजेंट। अली नूर चौधरी, अली शान बेटा आप यहाँ पे ब्लॉक्ड हैं। असद अमीन, प्रेजेंट सर। जी बेटा। अजीम, अजीम अब्बास, अजीम अब्बास, दानियाल, प्रेजेंट सर। फहद मलिक, यस सर। हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज अब्दुल रहमान नहीं है। हाफिज मोहसिन रियाज, प्रेजेंट। हमजा मुदस्सर, प्रेजेंट सर। हसीब अली, हसन प्रेजेंट सर। अस्करी। हसीब ठीक अली। है, हाँ प्रेजेंट है। हसन अस्करी, प्रेजेंट सर। मलाइका अजीज, मिनाल मुजफ्फर, प्रेजेंट सर। मुदस्सर अमीन खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद असफर कामरान, मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद फैसल, प्रेजेंट सर। जी मोहम्मद नहीज बाबर, यस सर। मोहम्मद रुहानुल हक,
रुहानुल हक है यहाँ पे? हाँ ठीक है, आप प्रेजेंट है। मोहम्मद साद, यस सर प्रेजेंट। साइम अली, प्रेजेंट सर। सिमरा माजिद, सईद दिलावर हुसैन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर सिमरा माजिद। हाँ सिमरा और सईद दिलावर प्रेजेंट है। तहरीम खुशी, प्रेजेंट सर। उमामा इकबाल और जुब्दा कयूम। प्रेजेंट सर। जी डियर, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो प्लीज रेज योर हैंड। हम में से किसी ने? मोहम्मद हमजा, आप प्रेजेंट है, ठीक है। और कोई? चले, स्क्रीन मैंने बेटा आप सबके साथ शेयर किया हुआ है, देखिए नजर आ रहा है ना आप सबको? विजिबल है? जी सर। ठीक है। So in today's lecture you people will learn about coordinate and basis for a vector space. आज के लेक्चर में ये दो चीजें आप लर्न करेंगे, बेसिस क्या होता है और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल से बेसिस, द डेफिनेशन 1। डेफिनेशन 1 क्या देखें? इफ S इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स, हमारे पास S जो है ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। दिस S in a finite dimensional vector space V, then S is called basis for V if these two conditions are satisfied. कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है, एक हमने सेट ऑफ वेक्टर्स S ले लिया है, and we will say that this set S is a basis for vector space V. ये दो conditions क्या हैं? We have already learned in section 4.2 and section 4.3. 4.2 में क्या पढ़ा था हमने कि सेट जो होता है वो स्पेनिंग सेट कब होता है, और सेक्शन जो हमारा 4.3 था उसमें हमने लीनियरली इंडिपेंडेंस और लीनियरली डिपेंडेंट, ये हमने आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा होता, उसी को कंबाइन किया गया। इसमें दो प्रॉपर्टीज को, सेट की दो प्रॉपर्टीज को कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास सेट बनता है दैट इज नोन एज बेसिस फॉर वी। अब कौन सी प्रॉपर्टीज है? ए पार्ट में क्या है? एस स्पैन वी। याद है स्पैनिंग क्या होता है? कोई बताएगा आप में से? 4.2 सेक्शन में पढ़ा था। व्हाट इज मीन बाय एस स्पैन वी? जी, स्पैनिंग से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं तो इसका मतलब इनको एब्सेंट कर देना चाहिए जाते जा रहे हैं, ठीक है, अटेंडेंस लगवा के। क्यों भी ऐसा करना चाहिए ना मिनाल मुजफ्फर? सर पता नहीं, आप देख लें। हाँ करना तो चाहिए क्योंकि अटेंडेंस लगाएंगे और ये खुद से ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका हल तो यही है कि जो चले जाते हैं अभी अटेंडेंस थोड़ी देर बाद फिर लगाई जाए, जो प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट है, जो नहीं है वो एब्सेंट है, ऐसा ही होगा। अच्छा, स्पैनिंग क्या होता है बताएं भैया, आप में से कोई बताएगा? एस स्पैन वी, जुबदा बताओ भाई। सर मुझे नहीं पता, मैंने शायद वो क्लास नहीं ली जिसमें आपने पढ़ाया। अच्छा ये अच्छा आंसर है। होता है हाँ साइम बताओ बेटा। सर, से सेट ऑफ वेक्टर होता है जिसमें ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। अच्छा कुछ आप ठीक बता रहे हो, इसमें स्पैनिंग क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ एस स्पैन वी, इसका मतलब ये है, इट मींस अगर आप डेफिनेशन दोबारा वहाँ पे जाके पढ़ें, प्रॉब्लम्स को दोबारा देखें जो हमने किए थे सॉल्व 4.2 में, स्पैन वी मीन कि एवरी वेक्टर इन वी कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन एस। तो वी का कोई भी वेक्टर लें वो क्या होगा कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस जो है उसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको कहते हैं स्पैनिंग। और इसी का जो बी पार्ट है उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो लास्ट सेक्शन में 4.3 में बताया था, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है देयर विल बी एग्जिस्ट सम स्केलर्स और कोएफिशिएंट्स k1 k2
and so up to so on Kn Vn is equal to null vector, and this will be only true when all of the coefficient will be equal to 0. 0. ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर कोई भी सेट सेटिस्फाई करेगा in a vector space V, then we will say that set is a basis for the vector space. उसको हम उसके बेसिस कहेंगे। ठीक है, तो क्या किया इस डेफिनेशन में, हमें क्या पता चला, अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है और उस वेक्टर स्पेस में कोई एक सेट ऑफ वेक्टर्स लें, S जैसे यहाँ पे लिया हुआ है V1 V2 and so on Vn, and if we want that this S should be the basis for V, तो ये दो कंडीशंस जो हैं ये दोनों सेटिस्फाई करे, दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे वो सेट एस। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? सेट जो पॉइंट ए है उसमें तो यही लिखा है कि एस जो है ना वो वी को स्पैन करे। स्पैन से मुराद क्या है यहाँ पे कि एवरी वेक्टर इन वी कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन एस। और बी में ये है कि दिस सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन कि यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेंगे, जितने वेक्टर्स है उतने कोफिशिएंट, और वो इक्वलिटी इक्वल टू नल वेक्टर बने। कब बने? जब सारे के सारे वो जो कोफिशिएंट हो 0 के इक्वल हो। अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है सेट एस, देन वी विल से दैट दिस सेट एस इज बेसिस फॉर वी। जी समझ आ गई डेफिनेशन? कुछ पूछना है तो बता दें। क्यों भी फाहिद मलिक और अजीम अब्बास? सर ये ए वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। ए में बेटा बताया तो है कि वी का हर वेक्टर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस लिखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम वी में से कोई वेक्टर लेते हैं, दिस वी बिलोंग टू दिस कैपिटल वी, तो v इज इक्वल टू k1 v1 एंड सो ऑन अप टू kn vn की फॉर्म में लिखा जाए फॉर ऑल v बिलोंग टू v। जितने भी v में से हम वेक्टर्स लें वो सारे के सारे ऐसे लिखे जाएं, यहाँ पे कुछ स्केलर एग्जिस्ट करें। ठीक है ओके सर। जी, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन है और तो बताएं। ये डेफिनेशंस ए और बी, फिर मैं कह रहा हूँ सेक्शन 4.2 और 4.3। 4.2 में स्पैनिंग पड़ा हुआ है, 4.3 में लीनियरली डिपेंडेंस और डिपेंडेंट आपने पढ़ा हुआ है, उन्हीं को ले रहे हैं हम। तो दोनों प्रॉपर्टीज को लेके फिर हम कहते हैं कि ये जो सेट एस है ये बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस है। सही है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे, और मे भी हम पीछे सेक्शंस में भी जाएं और वहाँ पे स्पैनिंग और लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने किया होगा, रेफर किया जाएगा कि वहाँ पे आप लोगों ने पीछे पहले ये काम किया हुआ है, उस वजह से ये बेसिस हो सकता है या नहीं हो सकता वो हम चेक करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करें फिर अभी हम बेसिस से रिलेटेड। जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल 1 देखें आप, दिस वन। इसमें क्या लिखा हुआ है? check it. The standard basis for Rn. Rn क्या होता है? ये एक वेक्टर स्पेस होती है ना, n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस। यस यस सर। इसमें स्टैंडर्ड बेसिस कौन से होते हैं? E1, E2, E2 En। कहते हैं जो स्टैंडर्ड बेसिस है ना, सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इन Rn, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स in Rn, these are the basis for this vector space Rn। तो अगर ये बेसिस है तो फिर इनको क्या करना चाहिए? एक तो ये स्पैन करे Rn को, और दूसरा ये जो S सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है ना। अभी हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं? पहले तो कहता है कि नोट करें, कहता है सेक्शन 4.2 में जाएं और एग्जाम्पल 11 को देख के आएँ। उसमें आपने क्या किया हुआ है? वहाँ पे स्पैनिंग चेक किया हुआ है। क्या चेक किया हुआ है? स्पैनिंग। वो हम अभी जाके इसको देखें, चेक करते हैं क्या हमने किया था। फिर कहता है सेक्शन 4.3 में जाएं और एग्जाम्पल 1 को देखें। वहाँ पे आपने इन लोगों ने क्या किया हुआ है?
लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो वहां पे किया हुआ है। तो अभी आप लोगों ने मुझे बताने का सर इस सेक्शन में ये है और उसमें ये है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं, चेक कीजिएगा। सो जहाँ रेफर किया जा रहा है हम वहाँ पे मूव करते हैं और जाके चेक करते हैं, और ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं वहाँ पे, आई होप। इसको अब देखिएगा अभी सेक्शन 4.2 एग्जाम्पल 11, देखें एग्जाम्पल 11 कहाँ पे है। जी एग्जाम्पल 11 शो हो रही कहीं पे, 4.2 में जाना था। हाँ ये देखें एग्जाम्पल 11 स्क्रीन पे आप सबको शो हो रही है ना? यस सर। देखिए इस एग्जाम्पल में ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आर एन ने, तो ये एक वेक्टर स्पेस है, इसमें हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स ये ले रहे हैं E1 E2 एंड सो ऑन है। उसने क्या किया, हमने एक वेक्टर लिया था आर एन में से कोई भी, और चेक किया कि वो वेक्टर क्या करता है, लीनियर कम्बिनेशन बनाता है इन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का। ये लीनियर कम्बिनेशन है, देखें। इसको समझने के लिए हमने R3 की बात की थी वहां पे, कि इसमें हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर IJK लेंगे। हमने एक वेक्टर लिया R3 में से और देखा कि वो लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो ये हमने एग्जांपल 11 में किया होगा। स्पैनिंग होता है, ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं ये स्पैन करता है वेक्टर स्पेस Rn को। वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस एग्जांपल 11 इन सेक्शन 4.2, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा था, स्पैनिंग तो हमने चेक कर लिया, वो हमने किया हुआ है। सेकंड क्या प्रॉपर्टी चेक करनी है हमने, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वो उसने कहा था लीनियर इंडिपेंडेंस वाले सेक्शन में जाएं और एग्जांपल 1 चेक करें जो आपने पहले से की हुई है ऑलरेडी। तो ये देखें एग्जांपल जो लास्ट टाइम भी की है हमने। इस एग्जांपल में जो आपको सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, एग्जांपल 1, इसमें क्या किया हुआ है देखें, लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक की गई है। क्या चेक की गई है? लीनियरली इंडिपेंडेंस। कैसे चेक की कि ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लिए हैं उसकी बात करने के लिए सबसे पहले कहता है कि R3 में हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लेते हैं, इसको लिखते हैं लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में, इस इक्वेशन की फॉर्म में, जिसमें राइट साइड पे हमारे पास नल वेक्टर है। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया ना, तो देखें K1 K2 K3 की वैल्यू क्या मिलती है, 0 0 0। तो ये तो डेफिनेशन थी कि जब ये इक्वेशन तब होल्ड हो जब ये तमाम के तमाम कोफिशिएंट 0 हो जाए। सो व्हाट वी विल से कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स जो यहाँ पे वो क्या करते हैं, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लिखा हुआ ये देखें, ये हमने पहले से एग्जांपल सॉल्व की हुई है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 4.2 एग्जांपल 11 and section 4.3 example 1, if we will collect these two examples together, इसको हम एक साथ लें, तो ये स्पैन भी कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो जब ये स्पैन भी कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, so by the definition in 4.4 definition 1, what we will say about this standard unit vector, तो हम क्या कहेंगे फिर, आप बताएं जी। व्हाट वी विल से, बताएं भाई। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है ये क्या होंगे फिर? स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस इनको हम कहेंगे। बेसिस कहते हैं, लेकिन चूंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है इसलिए हम कहते हैं इनको स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अगर आप एक सेट लें स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का, चाहे वो R3 हो, R4 हो, R2 हो, Rn हो, तो ये जो सेट होता है ये क्या होता है, इज अ बेसिस फॉर Rn। ये उसका बेसिस होता है। बेसिस हो तो आपसे कोई पूछे क्या होता है बेसिस, तो आप कहेंगे दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। कौन सी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे? कि ये सेट ये तो स्पैन करे Rn को,
कोई पूछे स्पैन क्या होता है, आप कहेंगे आर एन का हर वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस का लिखा जाए, ये स्पैनिंग होता है। फिर आपसे पूछे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो आप बताएंगे कि वो जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या हो, इक्वेलिटी जो है ना, नल वेक्टर के इक्वल वो इक्वेशन जो है वो लेके कोफिशिएंट सारे जीरो हमने निकालने होते हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी हाफिज मोहसिन, रियाज और हमजा मुदस्सर। ये जब भी हमने एग्जांपल 1 को देखा और हमने सेक्शन 4.2 और 4.3 को भी विजिट किया साथ टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल 1, जिसमें बेसिस हमने चेक करनी थी, उसके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंस को भी देखा और स्पैनिंग को भी देखा, और हमें पता चला कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिस होते हैं फॉर अ वेक्टर स्पेस आर एन। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर एन। क्यों भाई, सही है सिमरा माजिद? सो रहे हो सब? नो नो सर। सर। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं लोरी सुना रहा हूँ आप सबको, तो खामोश हो जाते हो ना, कुछ जवाब देते हो समटाइम। क्यों भाई, ऑनलाइन क्लासेस ले लेके बोर तो नहीं हो गए? बताओ। सर हो गए। नहीं हो गए सर। हैं? चलो दुआ करो कि जल्दी से यूनिवर्सिटी फिर ओपन हो जाए, फिर फेस टू फेस आ जाना। ठीक है, ये बेसिस पे समझ आ गया आपको इस एग्जांपल से? जी सर। जुब्दा कह रही है ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। आई होप कि इसमें डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है डेफिनेशन 1 वो और आपको क्लियर हो जाएगी। अनदर एग्जांपल, अनदर प्रॉब्लम यू कैन से। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स को। जो हमारे पास सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है, जो वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, डिग्री n, उसकी हम बात करेंगे। एग्जांपल 2, हम वेक्टर स्पेस जो ले रहे हैं वो Pn है। व्हाट इज दिस Pn? दिस Pn इज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स विद डिग्री n। कहता है इसके लिए जो सेट बनता है ना S, जिसमें स्टैंडर्ड जो हमारे पास सेट है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, कौन सा सेट उसने ऐसे लिया हुआ है, 1 x x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू xn। कहता है ये जो सेट एस है ये भी जो होता है ये बेसिस होता है फॉर Pn। अगर ये बेसिस होता है तो इसको भी दो प्रॉपर्टीज, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये हमने पॉलिनोमियल्स भी डिस्कस किया हुआ है इन प्रीवियस सेक्शन। जैसे सेक्शन 4.2 में जाएं, एग्जांपल 13, अगर आपके पास बुक है ना सबके पास। क्यों भाई, बुक डाउनलोड की हुई है? जी सर। जी सर। यस सर। देखें ज़रा सेक्शन 4.2 का जो एग्जांपल 13 है, क्या हमने ये वहाँ पे बताया नहीं होगा, दिस सेट एस जो है ये क्या करता है, स्पैन करता है Pn को। चेक करें सेक्शन जो है 4.2 की एग्जांपल 13, विजिट करें इसको। और स्पैन करने से क्या मुराद है कि Pn में हर जो वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन इन ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हमने लिया है उसकी फॉर्म में लिखा जाता है। जी बेटा चेक करें। सेक्शन 4.2 एग्जांपल 13, 4.2 एग्जांपल 13 विजिट करें ना भाई आप लोग। ये देखें एग्जांपल 13, दिस वन। सो इन दिस एग्जांपल 13 हमने ये ऑलरेडी चेक किया हुआ है कि ये जो सेट बनता है ना एस, ये वाला, इसको हम एस कह सकते हैं, ये स्पैन करता है इसको।
कि लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में हर वेक्टर लिखा जाता है। जैसे उसने एक लिया पॉलिनोमियल, उसने चेक किया कि ये हमारे पास स्पैनिंग है, स्पैन करता है उसको। दूसरी कंडीशन ये है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए भी हमें रेफर किया जा रहा है जो लास्ट टाइम हमने काम किया था, लास्ट सेक्शन 4.3 में। सेक्शन 4.3 की एग्जाम्पल 4 पे जाएं आप। 4.3 एग्जाम्पल 4, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसको, दिस वन। और हमने देखा था कि इस एग्जाम्पल 4 में हमारे पास ये जो होता है ना, ये सेट जिसको हम एस कह रहे हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये सारे के सारे यहाँ से हमें, ये तभी पॉसिबल है ये वाली इक्वेशन जब ये सारे के सारे कोफिशिएंट 0 के इक्वल होंगे। ये वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड और चेक्ड इन एग्जांपल 4. So according to these two examples in section 4.2 and 4.3 we can say that कि ये जो हमारे पास सेट हमने लिया अभी in this example 2, ये क्या होगा फिर, बेसिस होगा या नहीं होगा जी। ये जो सेट है हमारे पास S, ये क्या है, दिस इज S is a basis for Pn और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Pn। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Rn की बात की थी ऊपर, उसमें स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हमने लिए थे, तो इसमें भी सेम पोलिनोमियल्स के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कह लें यहाँ पे हैं, और उनको हमने प्रूव कर रहे हैं कि वो उसके लिए बेसिस बनाते हैं। जी डी स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्यों बेटा, आपको मैं 1 2 3 2 प्रॉब्लम्स करवा दी हैं, होप सो और भी करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट लें आप इसमें, इस डेफिनेशन में, तो होप सो यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज द बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस। 2 कंडीशन है जस्ट जो हमने सेक्शन 4.2 और 4.3 में पढ़ा हुआ है, उसी को कंबाइन करके हम बेसिस बना रहे हैं। क्यों भी सही दिलावर, बेटा कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? क्यों भी मिनाल मुजफ्फर, सर इसके अंदर 2 कंडीशंस हमने प्रूव करनी है ना, तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली है ना वो तो समझ आ गई है, जो स्पैन वाली है उसकी आप कुछ सॉल्व करवा के क्वेश्चन करवा सॉल्व दो। कर, ये अभी करने लगे हम क्वेश्चन, ये देखना सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, ये देखो फिर कॉपी पेंसिल साथ अरेंज करें आप लोग भी। ये देखो कि सॉल्व करने वाला कैसा होगा, वो भी सॉल्व्ड है, लेकिन हमने वो क्यों रेफर किया, क्योंकि हमने पहले से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ था, इसलिए हम पीछे गए 4.2 और 4.3 में। अगर सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ये देखो फिर एग्जाम्पल 3 को देखेंगे हम। अब शो डैट कहता है दीज 3 वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर R3। अब S हमारे पास जो सेट बन रहा है ना वो कौन सा है, V1 V2 V3। हमने ये शो करना है कि दिस इज द बेसिस फॉर R3, 3 डिमेंशनल स्पेस के लिए बेसिस है। चलो अभी आप लोग करेंगे साथ साथ काम। ए प्रॉपर्टी पहले हम चेक करेंगे। प्रॉपर्टी ए में क्या था, फर्स्ट जो कंडीशन है, क्यों भी मलाइका अजीज आप बताओ बेटा, कंडीशन जो प्रॉपर्टी ए है वो क्या है, क्यों भी मलाइका बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? मिनाल आप बताओ प्रॉपर्टी ए क्या है, कंडीशन सर नंबर 2 क्या इसमें थी? स्पैनिंग वाला चेक करेंगे पहले कि स्पैन एवरी करना है, वेक्टर हाँ, एवरी वेक्टर इन R3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स। अब V1 V2 V3। हाँ, अब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाए तो हम लेट करते हैं, क्या लेट करने लगे, ए पार्ट के लिए लेट करते हैं कि B इज इक्वल टू B1 B2 B3 कोई एक वेक्टर जो किससे बिलोंग करता है,
R3 से। तो अब हमने ये चेक करना है कि यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होंगे C1 V1, C2 V2, C3 V3 इज इक्वल टू किसके आएगा? B के। ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है, ठीक है? यस सर। क्यों बे? अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे और हमें C1 C2 और C3 की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इसको आप C1 C2 C3 भी लिख सकते हैं, K1 K2 K3 भी लिख सकते हैं, जैसे पीछे करते आए। यहाँ पे उसने C1 C2 C3 यूज कर लिए, तो मैंने भी वही लिख दिया है, ठीक है? सर यहाँ जो ये लेट बी किया तो जरूरी है बी ही करना है? आप बेटा A लिख लो, उसमें A1 A2 A3 लिख लो। अब चूंकि ओके जो वेक्टर स्पेस है R3 वो तो बहुत बड़ी है कि नहीं? यस सर। है ना? ठीक है, तो हम जर्नल अभी बात कर रहे हैं कि अब कोई भी वेक्टर हो सकता है, बी कोई भी हो सकता है ना। अब बी की जगह पे जो भी हम लेंगे उन सब के लिए ये ट्रू होगा, याद रखिएगा, उन सब के लिए ये ट्रू होगा, क्योंकि हमने कहा था कि फॉर एवरी वेक्टर इन R3। तो ये एक जनरल बात अब हम कर रहे हैं। अब इसमें सारे वेक्टर आ गए, जब बी हमने ऐसा लिया तो आ गए ना सारे के सारे। B1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, B2 की कुछ भी हो सकती है, B3 कुछ भी हो सकता है। अब करें वैल्यूज पुट। कैसे वैल्यूज पुट करेंगे? C1 V1 की वैल्यू क्या है? 1 to 1 1 to 1 B2 की वैल्यू क्या है बेटा? 290 और V3 की वैल्यू क्या है? 334 334 और B की वैल्यू क्या है? B1 B2 B3 समझ आ रही है ना यहाँ तक? अब हम सॉल्व कर रहे हैं। जो आप कह रहे थे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखो। जी सर। अब करें लेफ्ट साइड को फर्दर सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? C1 को क्या करेंगे अंदर? मल्टीप्लाई। क्या आ मल्टीप्लाई जाएगा? करें आप लोग भी, चलो ये मैंने एक कर दिया, प्लस करें अब सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी करें। हरी अब जी, C2 को भी मल्टीप्लाई करें, प्लस फिर C3 को भी करें। हो गया? यस सर। जब हो जाए तो फिर इसके बाद इनको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। प्लस कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे एक और होगी, यहाँ पे एक और वैल्यू होगी, इज इक्वल टू दिस है। तो जब प्लस करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट को पहले करेंगे ना जी। इसका फर्स्ट, इधर से भी फर्स्ट होगा, इधर से भी फर्स्ट होगा, तो क्या होगा? बन जाएगा वो, देखो C1 प्लस प्लस 2C2 2C2 प्लस 3C3। समझ आ रही बात? यस। फिर कॉमा यस सर। लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर क्या आएगा? 2C1 9C2 3C3 आएगा ना ये वाला। जी सर। और फिर एक और वैल्यू यहाँ पे आएगी, इज इक्वल टू B1 B2 एंड B3। क्लियर? यस सर। और जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो क्या ये सिस्टम बनेगा आपके पास? जी सर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया ना? यस सर बन गया। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या बना है? नॉन होमोजेनियस। अब हमें फाइंड करनी वैल्यू C1 की, C2 की और C3 की। वो कैसे करेंगे? चलो बताओ जरा आप लोग। इसकी क्या, कौन सी मैट्रिक्स बनाएंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के वो सारा काम अब आप जानते हो। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी C1 C2 C3, तो फिर हम कहेंगे यस दीज थ्री वेक्टर स्पैन्स Rn या R3, जो R3 हम ले रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन?
अभी वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक मुझे बताएं कि एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर। यस सर। सेकंड पार्ट क्या था बेटा? सर उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट से लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये जितनी भी वर्किंग जो भी हमने की ना यहाँ पे, उसने सारी यहाँ की थी। पहले ये देखो, ये हमने भी किया, ये देखो सेम। फिर उसने सॉल्व नहीं किया, वो आपने खुद किया हमने, और ये वाली इक्वेशन हमने बनाई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए जहां जहां पे बी है ना, वहां पे हम कौन सा वेक्टर लेते हैं? नल वेक्टर। नल वेक्टर, वेरी गुड। तो जहां जहां पे बी हमने लिया था ना, यहाँ पे सारे के सारे हमने नल वेक्टर जस्ट लेने। नल वेक्टर यहाँ पे आएगा, नल वेक्टर के यहाँ पे कंपोनेंट्स आएंगे, यहाँ भी नल वेक्टर्स आएंगे, यहाँ भी नल वेक्टर। तो ये वाला सिस्टम बन जाएगा एंड पे। लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी, चेंज कहाँ पे आएगा बस? on which side there will be a change? only on the right hand side. जस्ट जिसमें हमारे पास नल वेक्टर की वजह से सारे के सारे राइट साइड पे जीरोस आ जाएंगे। लेफ्ट साइड तो सेम है दोनों के लिए अब, इसलिए उसने पैरेलल सॉल्व किया हुआ इस क्वेश्चन को, ए और बी 1 और 2 लेके एंड ये करके उसने सॉल्व किया हुआ। यहाँ तक समझ आ गई आप सबको? यस सर। तो ये हमने अभी, अब हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है C1 C2 C3, जिसमें स्पैन के लिए तो वेक्टर लीनियर कम्बिनेशन बन जाए, और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए के केस में वो सारे के सारे किसके इक्वल आने चाहिए? जीरो के इक्वल। वो हमने चेक करना है। अब वो कैसे चेक करेंगे? नो दिस इज वेरी इजी टू चेक। मेथड मैं आपको बता देता हूँ, करेंगे आप खुद से बाद में फ्री होके। अब देखें, ये जो अभी हमने सिस्टम बनाए थे लीनियर इक्वेशंस के, कौन कौन से सिस्टम बनाए? एक तो ये सिस्टम है हमारे पास होमोजीनियस वाला, और एक कौन सा है? नॉन होमोजेनियस। इन दोनों के अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए तो ये बनती है। यस सर, यही बनती है। ऑगमेंटेड नहीं, जस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यस। तो एक मेथड है, एक थ्योरम है सेक्शन चैप्टर 2 में, थ्योरम 2.3.8। वो ये कहते हैं अगर इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो ना आए, जीरो ना आए, तो फिर ये क्या करेगा, ये स्पैन भी करेगा और ये सेट एस लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2.3.8 वो ये कहते हैं कि अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए, और डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत आसान है, हमने पहले मेथड किए हुए हैं, कोफैक्टर एक्सपेंशन याद है ना चैप्टर 2 में? यस सर। हाँ, तो उसी कोफैक्टर एक्सपेंशन को यूज करते हुए हम इसको कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 2.3.8, if the determinant of this matrix A will not be equal to 0, then these three vectors, which vectors S is equal to V1, V2 and V3 is a basis for R3। क्यों बेसिस हो रहे हैं? वहां से हमें क्या मिलता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए C1, C2 और C3 की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें? 0 0 0। और लीनियर कम्बिनेशन के लिए, स्पैन के लिए इसकी कोई और वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इस वजह से ये उसका बेसिस बनता है। ठीक है, ये आपने खुद से चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। उसने कहा कि इसका डिटर्मिनेंट जो आता है ना, अगर आप चेक करें वो आ रहा है -1। क्या आता है? तो हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, इसकी स्मार्ट चॉइस यूज करते हुए रो 3 से एक्सपेंड कर दो। तो आई होप विद इन 1 और 2 मिनट्स यू कैन इजीली चेक, इसका डिटर्मिनेंट -1 आ जाता है। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। अभी भी कंफ्यूजन है टू अंडरस्टैंड अबाउट बेसिस, स्पैनिंग, लीनियरली इंडिपेंडेंट? अगर है तो फिर सेक्शंस को रिवाइज करें, 4.2 को, 4.3 को अच्छे से। अब चलें जरा चेक करके मुझे बताएं, अभी आप लोग चेक करें,
मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें, क्या आता है देखें, इसको एक्सपेंड कर दें। कहाँ से एक्सपेंड करेंगे? स्मार्ट चॉइस यूज करें। कहाँ पे मैक्सिमम जीरोस हैं? थर्ड रो। थर्ड रो में। और इसके अलावा सेकंड कॉलम भी तो बनता है ना। यस सर। तो आप थर्ड रो से एक्सपेंड करके चेक करके बताएं क्या इसका डिटर्मिनेंट -1 ही आता है या कुछ और है। चलें चेक करें। हरी, थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट फिर हो जाएगा। हाँ भी सॉल्व कर रहे हो बेटा? सुबदा, रूहानुल हक, तहरीन, जी खुशी। सर। चलें चेक करो फिर यस बेटा, सर। चेक करो, शाबाश। जी बेटा, आप में से किसी ने चेक किया अभी तक डिटर्मिनेंट क्या आया इसका? जी डियर स्टूडेंट्स, क्यों भाई सो गए हो? अभी तक चेक ही नहीं हुआ इसका डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इसका -1 आपके पास आएगा।
ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आपने इसको चेक कर लेना है जल्दी से खुद से। एग्जाम्पल 4 देखेंगे अभी हम। एग्जाम्पल 4 में क्या है, प्लीज़ रीड द स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से देखिए, पढ़ें। जी एग्जाम्पल 4। In example 4, the standard basis for MMN, we know that this is a vector space. Vector space of what? All matrices whose number of rows is M and number of column is N. क्यों भी इसका यही मीनिंग है ना यस सर। कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक सेट ऑफ मैट्रिसेस है जिसमें रोज जो होती है ना, जितने जितने भी मैट्रिसेस जिनका जो नंबर ऑफ रोज है वो m है और नंबर ऑफ कॉलम n है, उनकी हम बात करने लगे। तो पहले हम बात करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ऐसी वेक्टर स्पेस लेंगे जिसमें रोज 2 होंगी, कॉलम भी 2 होंगे, 2 रोज 2 कॉलम। इसके लिए हम एक सेट S लेने लगे हैं। उस सेट S में क्या होगा, M1 होगा, M2 होगा, M3 होगा, M4 होगा। What is this M1, M2, M3, M4? This one. ये मैट्रिसेस है हमारे पास। M1 क्या है जिसमें फर्स्ट A11 तो 1 है, बाकी सारी एंट्री 0 है। M2 क्या है जिसमें A12 तो 1 है, बाकी सारे 0 है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ वो एंट्रीज की। एंड सो ऑन M3 और M4। तो हमें ये चेक करना है कि दिस सेट S इज अ बेसिस फॉर M22। ठीक है, क्या चेक करना है, दिस सेट S इज बेसिस फॉर M22। ये स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? यस सर। क्या नजर आ रहा है इसमें? ब्लैंक सर ब्लैंक नजर आ रही है। ठीक है, चलो अब हम चेक ये करने लगे हैं कि VM22, इसके लिए हम एक सेट S लिया, और S कैसा सेट है जिसमें M1 है, और M1 किसके इक्वल था, 1 0 0 0। M2 क्या है, M2 क्या, 0 1 0 0। और हमारे पास M3 क्या है, 0 0 1 0 0। 1 0। और हमारे पास M4 क्या है, 0 0 0 0 1। 0 0 0 1। हमने ये चेक करना है कि ये जो सेट S हमने लिया, दिस इज बोलें भाई, दिस इज बेसिस, ये उसका बेसिस बनाता है, ये हमने चेक करना है। ठीक है, ठीक है ना, बेसिस फॉर M22। चलें पहले क्या चेक करें, लीनियर इंडिपेंडेंट या स्पैनिंग, क्या चेक करें? ए पार्ट में हम पहले इसको चेक करते हैं कि क्या ये स्पैन करता है M22 को। स्पैन करने से क्या मुराद है, एवरी मैट्रिक्स इन M22 कैन बी रिटन एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ M1 M2 M3 एंड M4। उसके लिए हम लेट करते हैं, लेट क्या लेट करने लगे, B इज इक्वल टू ABCD बिलोंग टू दिस M22। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट सम C1 M1, C2 M2, C3 M3, C4 C लिख लें या K लिख लें, एक ही बात है, इज इक्वल टू B। ये लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन ऐसा ही है ना, सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। क्यों भाई, अब हम Yes, इनकी sir. वैल्यूज पुट करेंगे, C1
M1 की वैल्यू क्या है 1 0 0 0। C2 की वैल्यू पुट करें M2 की 0 1 0 0। 0 0 C3 की वैल्यू C3 तो हमने फाइंड करना है M3 की 0 0 1 0। M4 की वैल्यू 0 0 0 1। और राइट साइड पे क्या लिखेंगे? A B जब C हम D. जर्नल ले रहे हैं कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, सॉल्व करें। जब सॉल्व करेंगे C1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, चेक करके बताएं मुझे। C1 को मल्टीप्लाई करने से, C1 को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स से तो क्या एंट्रीज आएंगे? C1 0 0 0 ही आएगा ना। Yes, sir. और फिर C2 को जब करेंगे तो C2 0 0 C2 0 C2 0। 0 0. बात समझ आ रही है? C3 को C4। मैं डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप करने लगा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे? सम होंगे। सम जब करके देखो तो क्या आएगा? फर्स्ट क्या आ जाएगा? C1, यहाँ पे C2 C3 C4। ये मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया बीच में से, मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड करते वो किया। ठीक है, यहाँ से क्या रिजल्ट मिला? C1 की वैल्यू किसके इक्वल है? A क्लियर? तो अब यस अगर सर। हम इस yes C1 sir अगर हम C1 C2 C3 को यहाँ लिख दें इसकी जगह पे, तो ऑब्वियसली इसके इक्वल ही आएगा फिर हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद। लेफ्ट और राइट साइड सेम आ जाएंगी ना फिर। yes sir तो ये क्या हो गया? इसका व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मीनिंग हुआ? S spans M22। ये A पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। व्हाट इज लेफ्ट? अब हमें क्या करना है? सेकंड पार्ट क्या है इसका? linear सेकंड पार्ट independent चेक करना है सर B कि लीनियर है या नहीं। इंडिपेंडेंट। तो जस्ट क्या करेंगे बताओ, क्या चेंज आएगा? equal to 0 लिख देंगे। जहाँ पे B null है, vector. हाँ जहाँ पे B है वहां पे कौन सा वेक्टर लेंगे? null Null vector. नल वेक्टर लेंगे। तो नल वेक्टर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सारे 0, ये भी 0, यहाँ भी 0, इधर भी 0 लिखूंगा मैं। सॉल्व करने के बाद ये भी क्या आ जाएंगे? 0 0 आएंगे। ये देखें 0, क्योंकि नल मैट्रिक्स लेंगे ना। अब कौन सी मैट्रिक्स लेंगे? Null matrix. null matrix तो ये देखें ये सारे क्या हो रहे हैं? सॉल्व तो वैसे ही करना था। तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मीनिंग है? S इज stand basis Linear independent. लीनियरली linearly इंडिपेंडेंट। independent ओके ठीक है तो जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो व्हाट वी विल से? S इज basis बेसिस फॉर M22। 2 2. ये उसका बेसिस बनाता है। अब बस समझ आइए आप सबको बात कि स्पैनिंग क्या होता है, yes sir लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, फिर बेसिस क्या होता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग सेक्शन 4.2 4.3 और दिस 4.4, ये सारा वेक्टर स्पेस चैप्टर 4 देखिए लिंक्ड है आपस में। अगर आप इसमें से कोई एक एक्सरसाइज छोड़ेंगे ना तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, समझ नहीं आपको फिर आएगी, आपको नींद भी ठीक से नहीं आएगी, खाना भी अच्छे से नहीं खा पाओगे। ठीक है, उल्टी सीधी बात तभी हो सकता है आप करनी शुरू कर दो, क्योंकि आपने सेक्शन छोड़ा होगा एक आध, कहोगे ये सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं। ऐसा होता है ना? क्यों तहरीम खुशी, आप बताओ। Yes, sir. क्योंकि आपने पीछे से आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपने लेक्चर छोड़ा हुआ है, या आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, या आप आए हो आके लेक्चर ज्वाइन करके अटेंडेंस लगवा के चले गए हो। आपका मकसद तो ये था, लेकिन जब आपका आने का मकसद ये हो कि मैंने सीखना है चीज़ों को, तो फिर आप सीखेंगे भी। ठीक है, बेसिस समझ आ गया आप सबको? yes sir Yes, sir. किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। तो ये देखें अभी जो स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एग्जाम्पल 4, उसमें देखें यही किया सारा, चेक करें जो अभी हमने वर्किंग की है। और उसने फिर बताया कि ये स्टैंडर्ड बेसिस फॉर
MN भी होती है। ये तो अभी हमने 2/2 का चेक किया है ना, कौन सा चेक किया है? 2/2 का। 2/2 इसके लिए भी ट्रू होता है, याद रखना। अब कोई भी आप ले लें मैट्रिसेस, किस तरह की फॉर्म की, इस ऐसी फॉर्म की मैट्रिसेस, ये वाली, ऐसी वाली, ये वाली जो है, ये वाली जो मैट्रिसेस है, दिस वन, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट 1 हो, बाकी सारे 0 हो। जैसे हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लेते हैं वेक्टर स्पेस के लिए, वैसी मैट्रिसेस हैं ये भी। क्लियर? अच्छा, इसके बाद एक और, हाँ, डेफिनेशन में भूल गया हूँ, मैंने वो भी आपको बतानी है जल्दी से। ये वाले डेफिनेशन 2 जो बेटा, जल्दी से इसको भी देख लें। मैं तो सोच रहा था बस इतना ही आज के लिए, लेकिन अभी तो हमने कोऑर्डिनेट भी पढ़ने, मैं तो स्लो था। आप लोगों को कहना चाहिए सर आपने तो कोऑर्डिनेट्स का भी नाम लिया था, तो आपने तो करवाया ही नहीं। देखो डेफिनेशन 2, हरी अप क्विकली। इफ एस इज अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस वी। अब अगर ये बेसिस है तो क्या होगा बताओ? ये स्पैन भी करेगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो कहता है इफ एस इज अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस वी एंड वी इज इक्वल टू दिस वन। कोई एक वेक्टर है, अब ये वी कैसा लिखा हुआ है देखें, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस लिखा हुआ है। देन द स्केलर्स, ये जो स्केलर्स हमें मिल रहे हैं यहाँ से, C1 C2 एंड Cn, these are called the coordinates of v। इस v के कोऑर्डिनेट्स बनाता है relative to the basis s, क्योंकि हमने जो वेक्टर्स लिए हैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वो s में से लिए हैं। सो एक हमारे पास सेट s जो बेसिस है उसकी हमने बात की वेक्टर स्पेस के लिए, तो एक वेक्टर हमने लिखा जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स ऑफ s। तो हम कहते हैं इसी के अंदर जो कोफिशिएंट हमें मिलते हैं C1 C2 एंड सो ऑन अप टू Cn, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर v, जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है रिलेटिव टू s। और अगर इन्हीं ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको इस तरह से लिख लिया जाए, कैसे? C1 C2 एंड सो ऑन अप टू Cn, ब्रैकेट लगा के, द वेक्टर दिस इन Rn, क्योंकि n है ना, n कोफिशिएंट, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दीज कोऑर्डिनेट। कहता है कोई भी जो वेक्टर है इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जो बनाया जाएगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v। ठीक है, अगर एक v वेक्टर बन जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v, और इसकी नोटेशन ये वाली हम यूज करेंगे कि वेक्टर v के जो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट जो वेक्टर बनता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसकी नोटेशन है vs इज इक्वल टू C1 C2 एंड Cn। रिपीट कर रहा हूँ फिर से एक बार इस डेफिनेशन को, ताकि आपके माइंड में ये जगह बना ले, आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए कोऑर्डिनेट, तो बेटा उसको समझने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें एक सेट चाहिए बेसिस का। जैसे हमने ले रहे S इज अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस V, और कोई एक वेक्टर है V जो लीनियर कॉम्बिनेशन S के वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो देन वी विल से दैट दीज कोफिशिएंट जो हमें मिलेंगे, ये जो भी आंसर हमारे पास मिलेगा, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ V। यहाँ तक समझ आ गई आप सबको बात? यस सर, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बनाता है। अब इसके आगे क्या हमने सीखना है, क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो वेक्टर बनता है विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट, ये देखें ये वेक्टर बना एक, द वेक्टर कहाँ कैसे बना, इन कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए इन Rn, क्योंकि n कोऑर्डिनेट है तो n डायमेंशनल स्पेस की बात करता है। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दीज कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट है इनकी हेल्प से अगर कोई वेक्टर बनता है तो हम कहेंगे दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v। वो v का कोऑर्डिनेट वेक्टर है और उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे इस तरह से। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें आपको तकरीबन
समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जी ठीक है, अब डेफिनेशन यस सर ठीक है। क्यों भी फैसल आप बताओ, फैसल खान ठीक है। हाँ भी नहीस बाबर आप बोलो। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये देखिए फिर एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में क्या देखें, कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर एन। वी हम ले रहे हैं एक वेक्टर स्पेस आर एन, स्टैंडर्ड बेसिस कौन से होते हैं इसमें बताओ मुझे। E1 E2 अभी हमने प्रूव किया ना, ये बेसिस बनाते हैं वी के लिए। यस सर। सबसे पहली एग्जांपल ये की थी, ठीक है। तो कहता है कि इन द स्पेशल केस व्हेन v इज इक्वल टू दिस ऐसे स्टैंडर्ड बेसिस द कोऑर्डिनेट वेक्टर vs एंड द वेक्टर v आर द सेम। वो बात की बात है। अभी हमने सबसे पहले देखते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो हम बनाते हैं। हम पहले एग्जांपल लेंगे R3 की। R3 के लिए सेट कौन सा बनेगा, I J एंड K, ठीक है। तो हमें पता है R3 में कोई भी वेक्टर ले लें, जैसे मैं एक वेक्टर लेता हूँ R3 में v इज इक्वल टू A B और C। तो क्या मैं ए वेक्टर v को ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे लिख सकता हूँ बताएं, AI प्लस BJ प्लस CK, क्यों भी लिख सकते हैं ना। यस यस सर। सर। तो अभी जो बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहां पे क्या था, जो भी हमने डेफिनेशन देखी वहां पे ये C1 था, ये क्या था C2 और ये क्या था। C3। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे, कोऑर्डिनेट वो कौन से होंगे, C1 इज इक्वल टू A। अभी आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ये लिखूंगा। कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आर A B and C। These are the coordinate of this V, जो ऊपर अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। यस सर। अब अभी हमने नोट किया कि ये जो V इन इफेक्ट ये किसके इक्वल था, A B और C के, क्योंकि ऐसा ही है ना। अभी जो हमने एग्जांपल में लिया, ये V लिया हुआ इधर मैंने, ये देखो V A B C है ना। यस सर। ये और ये क्या दोनों सेम नहीं हमारे पास आ रहे, यस सर सेम आ रहे हैं। this one and this one, so it means that V is equal to ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर बनना था उसके इक्वल आ गए। स्टार्ट में उसने ये लिखा हुआ था जो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, ये जो हमने किया, जिसमें बेसिस पढ़ा, कोऑर्डिनेट्स हमने देखे, स्पैनिंग देखा, लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस देखी, ये वेक्टर अभी हमने बात कर ली। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं थ्योरी में, आई होप कि आप लोग इसको खुद भी सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल 9, इसके अलावा एग्जांपल 8 बहुत आसान एग्जांपल्स हैं, इसको आप खुद से करेंगे ना तो आपका जो माइंड है आई थिंक सो वो थोड़ा इनको समझने के लिए आपको अपील भी करेगा, और थोड़ा सा अगर आपने अपने आप को स्ट्रेस देंगे ना, समझने के लिए सिर्फ स्ट्रेस, परेशान होने के लिए नहीं, तो फिर आपको ये समझ भी आ जाएगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा एक्सरसाइज के, इसी में इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 to 18 एक्सरसाइज का 4.4 का, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आई होप यू विल लर्न मच मोर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग। एक क्विज में रखूँगा आपका, सोच रहा हूँ, तो वेक्टर स्पेस हम कर रहे हैं तो वेक्टर स्पेस में से भी क्विज एक होना चाहिए सेक्शन में से। होप सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि नेक्स्ट वीक के सैटरडे नेक्स्ट ले लें या कब लें, वो फिर हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपको असाइनमेंट मैंने दी हुई है एक, उसकी डेट क्या थी सर उसकी डेट आज थी लेकिन पता नहीं था बिल्कुल भी।
क्यों नहीं सर पता हमें भाई? पता ही नहीं था कि असाइनमेंट सर मिली आप है। हमेशा ग्रुप में सर बता प्लीज देते इसकी हैं तो डेट वो एक्सटेंड कर एलएमएस दें। चेक क्यों नहीं किया? मैंने ग्रुप में बताया नहीं आप सबको? नहीं सर नो इस बार सर, नहीं बताया था। सर बताया तो हुआ भाई। नहीं सर, ग्रुप में भी नहीं बताया, और उसके नहीं अलावा बताया डेट सर आपने। सर नहीं पता था, वरना मुझे आप तो ग्रुप ऐसे में ही बता लग रहा देते है हैं कि तो मैं पता चल जाता है। किसने असाइनमेंट कर ली है? सर मैंने नहीं की। सर मैंने भी नहीं मैंने हाफ कर ली, लेकिन टाइम ही नहीं, मैंने देखा टाइम है ही नहीं था, तो चलो प्लीज कर दें। मैं उसको अब टाइम कल तक के लिए एक्सटेंड कर देता हूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने थैंक आप यू सर। मुझे तो ओके पता ही सर, नहीं है कि थैंक मैंने यू। आपको बताया सर नहीं। आप प्लीज ग्रुप में एक मैसेज कर दिया करें, फिर इस तरह बेटा याद मैं रहता कर है। देता तो मुझे यस नहीं सर। याद, मुझे तो याद ही नहीं रहा होगा कि मैंने किया या नहीं किया, क्योंकि बाकी सेक्शन को मैंने दी है। एक और सेक्शन था तो मैं भी उनको कर दिया हो, आपको भी किया हो, मुझे ये चेक करना पड़ेगा। ग्रुप भी देखता हूँ। जी सर आप नहीं चेक कर किया लें, तो क्योंकि आप पहले भी करते हैं ना, तो इस तरह पता चल जाता है। सर चल तो हमें जाता लगा है। कि नहीं लेकिन मिली, आप हमें लोग पता नहीं आप किया। लोग एलएमएस भी तो विजिट करते हैं ना, वहाँ पे आपको असाइनमेंट 3 शो हो रही थी कि नहीं हो रही थी, ये बताओ। सर जस्ट एक दिन ही नहीं किया सर सर। सर मैंने भी एलएमएस चेक नहीं किया। तो बेटा एलएमएस को देखा करो, वहाँ पे अनाउंसमेंट्स होती हैं, कुछ असाइनमेंट होती हैं, क्विज होते हैं, सारा कुछ आपने चेक करना होता है। मैं इसका टाइम एक्सटेंड कर रहा हूँ कल के लिए, लेकिन आपने एलएमएस पे अपलोड करना है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके कल थैंक यू। कल कल शाम 6 या 7 बजे तक टाइम कर देता हूँ, ठीक है? हमजा एक्सक्यूज मी सर सर आप सर। ठीक। जी, जिन स्टूडेंट्स के अटेंडेंस नहीं हो, लेट ज्वाइन किया, प्लीज रेज योर हैंड। जो लेट आए हैं। सर मेरा नेट बहुत, अगर मुझे प्रेजेंट हूँ। कौन कह रहा है बेटा? मुझे तो शो भी नहीं हो रहा ये बात। कौन कर रहा है, कौन बात कर रहा है, ये बताएं भी मुझे भी। आपका नाम बेटा क्या है? यार ये असफर राव मेरी क्लास में कोई नहीं बेटा। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस दुनिया से बिलोंग करते हो? क्यों भाई, ये कौन है असफर राव? सर मोहम्मद असफर सर, नाम चेंज करना था, मैंने तो किया नहीं। करो ना फिर, मुझे क्या पता ये असफर राव कौन है? मेरे पास तो लिस्ट में मुझे कोई भी नहीं शो हो रहा। जी सर, मैं करता हूँ। बेटा ये चीज़ें तो आपने खुद से ख्याल करना होता है ना। जो आपका जी नाम सर। जिस नेम से रजिस्टर है यूनिवर्सिटी में वो शो करते हैं। रीनेम करो अपने आप। जी सर। अजीम और असफर और मलाइका आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। इसके अलावा कोई और बात करना चाहते हो आप लोग? किसी को कोई इशू हो, कोई बात हो? नो सर। ठीक है, मैं टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ कल शाम 6 बजे तक। इसको एलएमएस पे आप लोगों ने अपलोड करना है। क्लियर? यस सर ठीक है। चलें फिर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू।